हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी मार्केट के हाल पर तो नजरें होंगी ही, लेकिन फोकस करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर ग्लोबल सप्लाईज बढ़ने और डिमांड घटने की वजह से हमने प्रेशर आते हुए देखा है। $72 पर आ चुका है ब्रेंट। क्या यहां से भाव और नीचे जाएंगे? क्या बन रहे हैं दूसरे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स क्या इंडिकेट करते हैं? सही पैरामीटर्स पर करेंगे बातचीत। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर थोड़ी सी खरीदारी आती हुई दिखाई दी है। ये बाइंग कितनी एक्सटेंड होगी, क्या रेंज नई निकल कर आ रही है सोने की, स्ट्रैटेजीज, इस पर भी होगी बातचीत। और बात करेंगे व्हीट की, जहां पर सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई है। क्या मायने हैं इसके? अवेलेबिलिटी, डिमांड, प्राइसेस को लेकर क्या व्यू यहां से बन रहा है व्हीट पर, इस सब पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया, ओएनजीसी के फॉर्मर चेयरमैन आर.एस. शर्मा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और साथ ही ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के ओनर अजय गोयल। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो कच्चे तेल पर फोकस करते हैं, जहां पर ब्रेंट अभी $72 के आसपास ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में 5600 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने ये गिरावट आते हुए देखी है। राइजिंग ग्लोबल सप्लाईज को लेकर चिंता, साथ ही साथ डिमांड ग्रोथ को लेकर अभी भी कंसर्न बना हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब फेड की मीटिंग से पहले या फिर दूसरे सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग से पहले थोड़ी सी कॉशियसनेस देखने को मिली है। लेवल्स के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से क्या पर्सपेक्टिव है, इस पर बातचीत करते हैं। अनुज नमस्कार। पहले तो आपके क्विक कमेंट, क्या व्यू है इन लेवल से? हमने काफी वॉल्टिलिटी साल की शुरुआत से ही कच्चे तेल में देखी है। और अगर अब नियर टर्म प्राइस मूवमेंट की बात करें तो फेड मीटिंग से पहले थोड़े से इन्वेस्टर्स कॉशियस नजर आ रहे हैं इसको लेकर। क्या व्यू है आपका मौजूदा लेवल से? दिवाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया, उसके बाद हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा, मगर कहीं ना कहीं वो पूरा फेड आउट होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि जो डिमांड साइड है वो यहाँ पर अभी काफी नेग्लिजिबल है। चाइना की तरफ से भी देखें तो कोई खास डिमांड नहीं, जिसकी वजह से हमने एक भावों में गिरावट आते हुए देखी है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो जिस तरीके से यूएस के डेटा आए हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो लास्ट ईयर जहां हम इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देख रहे थे, वहां अब इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिखा है। लेटेस्ट हमने इंडिया का डेटा देखा है जो कि 20 महीने के लो लेवल पर है। वहीं अब यूएस का भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होकर आ सकता है। तो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल होगा तो डेफिनेटली हो सकता है कि क्रूड के प्राइसेस को यहाँ पे जो कूल ऑफ है वो आता हुआ दिखाई दे। मगर यहाँ पर अगर देखें इंटरनेशनली तो $70 काफी अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि वहां से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओपेक मेंबर जो है वो ये भी देख रहे हैं कि वो इनकी स्टेटमेंट ये भी है कि वो आगे प्रोडक्शन कट करेंगे अगर ऐसी प्राइस नीचे आते रहे, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आगे विंटर सीजन की डिमांड है वो भी यहाँ पे रोल प्ले करती हुई दिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से प्राइस ज्यादा डाउन साइड देखने को नहीं मिलेंगे। $70 के आसपास ब्रांड में अच्छा सपोर्ट है, जहां से मुझे लगता है कि बाउंस बैक आ सकता है। वहीं अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो 5500 के आसपास मुझे लगता है कि मार्केट में एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी जो रेंज बन रही है वो 5500 से लेकर 5800 के बीच रेंज है। मुझे लगता है कि मार्केट इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल अगर 5500 के आसपास मिले तो खरीदारी करना चाहिए, 5800 के आसपास जाए तो वहां बिकवाली का ट्रेड देखना चाहिए। ओके विकास, आपका व्यू क्या है लेवल्स के हिसाब से? आप क्या रेंज देख रहे हैं? ये जैसे क्रूड ऑयल पे जो इसका एक रेंज चल रहा था, 6000 का एक अपर रेंज था और नीचे 5500 के रेंज पे ही ये घूम रहा था। तो जैसा कि ओपेक की तरफ से कट आया तो ये थोड़ा सा बाउंस देके अपने अपर रेंज के जाने के बाद में इसने वहीं से एक हेवीली करेक्शन वापस से चालू कर दिया। अभी क्या है कि 5300 5400 जो एमसीएक्स में लेवल्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में बात करूँ तो $68 69 जो है ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी सामने फेड की मीटिंग्स भी है और ओपेक वाले लोगों का भी है कि उन लोग प्राइसेस को संभाल लेंगे, उन लोग ज्यादा गिरने नहीं देंगे। फिर हम लोग का ये कुछ सप्लाई कट्स के न्यूज आते हुए सुनेंगे। तो बेसिकली इवेंट्स का वीक है, बाजार बहुत ही कॉशियस है। चाइना की तरफ से थोड़ा सा लैकलस्टर डिमांड है जो कि क्रूड पे थोड़ा सा प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है। बट ओवरऑल 5300 5400 का जो जोन है, यहाँ तक आने के बाद यहाँ से लोअर लेवल से क्रूड पे एक तगड़ा बाउंस बैक मिलना चाहिए। तो अपर लेवल 5900 5950 तक का ये एक रेंज दिख रहा है आने वाले कुछ दिनों में। क्रूड में 5400 से 5950 का रेंज अभी प्ले करेगा। तो बहुत ज्यादा गिरावट अभी नीचे तो नहीं लग रहा है जब तक कि 5400 का सपोर्ट जो नहीं ब्रीच करता है। तो जो इसमें बिकवाली आनी थी आ गई है, अपनी लोअर बैंड पे आ गया है। तो अभी डिमांड यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट होके थोड़ा सा डिमांड इसमें आना चाहिए। चाइना की तरफ से भी थोड़ा सा डिमांड अगर प्ले करता है तो क्रूड में हम लोग थोड़ा बाउंस बैक इस लेवल से देख पाएंगे। ओके चलिए, तो रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी 5900 या उन लेवल्स के आसपास कच्चा तेल जा सकता है। अच्छा अनुज, एक चीज और बताइए,
फेड की मीटिंग के अलावा दो और सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग्स हैं। थर्सडे को यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग है जहां पर एक्सपेक्टेड है कि अनदर 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान की फ्राइडे को मीटिंग है और वहां भी अल्ट्रा लूज पॉलिसी वो मेंटेन कर सकते हैं। फेड मीटिंग ऑलरेडी नजरों में है, तो ये कमोडिटीज के हिसाब से सभी डेवलपमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्योंकि अगर हम क्रूड की बात करें, रिसेंटली काफी सारी रिपोर्ट्स आई हैं और व्यू यही निकल कर आया है कि मोस्टली जो क्रूड है वो $62 से $75 की रेंज में रह सकता है, मोस्टली $70 के नीचे। ऑल्दो फिलहाल प्राइसेस उसके ऊपर काफी समय से इंटैक्ट हैं। क्या व्यू है आपका स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर रेंज की बात करें? देखिए, सेंट्रल बैंक की जो मीटिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान की जो मीटिंग है उसमें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेफिनेटली वो एक कमोडिटी मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है वो डेफिनेटली यूरोप के लिए एक काफी बड़ा डेंट डालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंटरेस्ट रेट अगर वो इंक्रीज करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। उसके विपरीत अगर हम देखें तो यूएस अगर इंटरेस्ट रेट कट करते हैं या पॉज भी करते हैं तो वो भी कमोडिटी मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो अल्टीमेटली जो टारगेट है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और हम देख रहे हैं कि काफी हद तक जो इन्फ्लेशन है वो स्लो एंड स्टेडी पेस पर जो कंट्रोल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था यूएस के जो सीपीआई नंबर्स आए थे उसमें भी हमने एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होती हुई देखी थी। तो मुझे लगता है कि इस बार भी हम एक अच्छे डेटा देखेंगे जिससे जो महंगाई के ऊपर चिंता है यूएस की वो कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी। हालांकि कमोडिटी मार्केट के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर अभी एक स्लो डाउन सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड कंसर्न है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जीरो कोविड पॉलिसी चाइना की तरफ से, तब से हमने देखा कि कोई खास डिमांड देखने को नहीं मिली है। तो हमने देखा उसके बाद से कमोडिटी के प्राइस चाहे वो एग्री हो चाहे नॉन एग्री हो सभी के अंदर हमने कूल ऑफ आते हुए देखा है। तो जब तक एक डिमांड कंसर्न नहीं आता तब तक मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा तेजी आपको गोल्ड सिल्वर या एग्री या नॉन एग्री में देखने को मिलेगी। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना एक बूस्ट पैकेज लेके आने वाला है इंफ्रा के लिए, तो डेफिनेटली उससे कुछ सपोर्ट आ सकता है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि आने वाले जो 6 महीने हैं वो थोड़े से मार्केट के लिए सपोर्टिव रहेंगे, पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, और जिसमें क्रूड और एग्रीकल्चर कमोडिटी शामिल रहेंगी। तो वहां पर हम एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखेंगे, जिसके अंदर मेटल भी हम देख सकते हैं कि सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम एक रेंज की बात करें पर्टिकुलर क्रूड के लिए, तो मुझे लगता है कि नीचे में मैक्सिमम $65 और ऊपर में करीबन $80, 65 से लेकर 80 के बीच क्रूड मूव करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो 6 महीने हैं वो मुझे लगता है कि मार्केट के लिए सपोर्टिव रहेंगे, तो वहां पर हम एक अच्छा खासा बाउंस बैक आते हुए दिखेंगे। बट ओवरऑल 65 से 80 के बीच क्रूड की रेंज मेंटेन होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, चलिए, तो ये तो राय रही अनुज की, लेकिन हमारे साथ नीलेश देदिया भी मौजूद हैं, उनसे भी व्यू ले लेते हैं। नीलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप तो काफी क्लोजली वॉच करते हैं क्रूड प्राइसेस और उनकी मूवमेंट को। कई सारे फैक्टर्स हैं, टेक्निकल एक तरफ, दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग्स, चाइना की डिमांड कंसर्न्स, ग्लोबल सप्लाईज बढ़ती हुई। क्या व्यू है आपका इन लेवल से? आवाज के दर्शकों को तो डबल बॉटम हम लोगों ने देखा है 65-25 के करीब। यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई फॉल्स ब्रेकडाउन भी होता है और क्लोजिंग 65 के ऊपर मेंटेन होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई मंदी नहीं करनी चाहिए। यानी यहाँ से अभी करीबन समझो 67.33 चल रहा है, तो यहाँ से $2 नीचे है, तो यहाँ से मंदी का रुझान नहीं है। और हमें फिर से एक बार 75-77 के और हम कोशिश करेंगे देखने के लिए। तो रुझान मंदी का नहीं है। हाँ, थोड़ी अभी नरमी है, $10 से एक साथ गिरा है, तो ठीक है, $1 और गिर सकता है, बट नरम नहीं लग रहा है मुझे। और नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि इक्विटी मार्केट और क्रूड का हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन रहा है, तो वो हिसाब से क्रूड के दाम मेरे हिसाब से बढ़ने चाहिए। तो फिर ट्रेड कैसे लेना चाहिए, या फिर ट्रेड नहीं लें, सिर्फ प्राइसेस को वॉच करें फिलहाल? मेरे हिसाब से अगर क्रूड में किसी को तेजी का रुझान करना है तो 65 के करीब वहां पे क्या पोजीशन बनती है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर वो वहां से वापस रिबाउंड कर जाता है तो तब हम लेंगे। ये रेंज पे हम लोग फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हमको ये रेंज पे आपको ट्रेड लेना है तो आपको 64.5 का आपका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ अपना WTI की, और MCX की हम बात करेंगे तो 3% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 50/60 का प्राइस अभी चल रहा है, तो आपका 3% के स्टॉप लॉस के हिसाब से मुझे एक बार वापस 6100 के करीब के प्राइस दिख रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है।
तो ये राय रही प्राइसेस पर, रेंज पर, फंडामेंटल्स पर। शुक्रिया नीलेश जी अपने क्विक व्यूज देने के लिए। तो यहाँ से ज़्यादा नरमी नहीं देख रहे हैं, लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे डेफिनेटली, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से आपको अनुज ने और विकास ने सजेशन दिया है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं सोने चांदी की। गोल्ड और सिल्वर काफी समय से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल 59,640 पर गोल्ड है और सिल्वर भी 73,000 के लेवल्स पर कर रहा है होल्ड। विकास, क्या व्यू है इन लेवल से? गोल्ड पर रेंज में ही हम ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्शन है नहीं तेजी मंदी का। क्या सजेशन फेड मीट से पहले लेवल्स के हिसाब से गोल्ड पर? देखिए, गोल्ड में अभी भी कंसोलिडेशन का दायरा मौजूद है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट की बात करें चाहे अपने एमसीएक्स में बात करें। इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी $1940 $45 का सपोर्ट ले रहा है और ऊपर में 1980 1990 के डॉलर पे जाते ही वहां पे थोड़ा सा सेलिंग विटनेस हो रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था कि गोल्ड में 60,000 एमसीएक्स में 60,000 से 60,200 का जो ये जोन है, ये इसके लिए डिसाइसिवली एक सेल जोन का काम कर रहा है। वहां पे जाते ही सप्लाई आ जा रही है, बट डाउन ट्रेंड में नीचे 59,200 58,500 का जो जोन है, ये गोल्ड के लिए बहुत ही वाइटल सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। तो हम लोग अभी थोड़ा वेट करेंगे। 58,700 58,800 के करीब मिलता है तो वहां पे गोल्ड ले सकते हैं हम लोग। 58,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये कंसोलिडेशन का लोअर रेंज है, इस रेंज के पास मिलने से यहाँ से हम लोगों को गोल्ड में फिर से 1,000-1,200 पॉइंट का एक इमीडिएट बाउंस मिलेगा। और सिल्वर की रही बात, तो सिल्वर में जैसे देखिए, जो इसका एक रेंज था 70,000 से 73,000, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था, तो 71,300 से करीब जो बाई लेवल्स थे वहां से आके इसने ऑलमोस्ट 74,300 तक का सफर तय किया है। अभी सिल्वर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा 72,000 से लेके 74,500 के बीच में। तो 72,300 400 का अगर जोन मिलता है तो सिल्वर एकदम से बाई ऑन डिप्स रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 72,000 के नीचे 71,800 900 का। ऊपर में हम लोग 74,400 74,900 तक का लेवल्स देख सकते हैं सिल्वर पे। कंपेरेटिवली गोल्ड के कंपेरेटिवली सिल्वर ज्यादा तेज लग रहा है अभी, क्योंकि गोल्ड जितना गिरा नहीं था सिल्वर उससे ज्यादा गिर चुका था। तो इसलिए गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है, बट सिल्वर थोड़ा सा अभी तेजी का रुझान दिखा रहा है। ओके, चलिए तो गोल्ड सिल्वर पर आपको राय मिली है और स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई गई हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर बाकी स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, साथ ही साथ बात करेंगे व्हीट की, जहां पर सरकार ने व्हीट पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। क्या इसके मायने हैं, क्या होगा असर, इसको समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कमोडिटी राउंडअप पर बात करेंगे व्हीट की। सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है, क्या है कारण, सरकार के पास कितनी है गेहूं की अवेलेबिलिटी, जो वो हर महीने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए बिक्री की बात कह रहे हैं। कीमतें पहले से एमएसपी के ऊपर बनी हुई हैं, तो क्या सरकार इस कदम से कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी? क्या मिलों को बिना परेशानी गेहूं की सप्लाई हो पा रही है? फिर इन तमाम सवालों पर जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के ओनर अजय गोयल मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो अगर हम गेहूं की अवेलेबिलिटी की बात करें तो सरकार ने क्लियर कहा है कि इस साल रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, उसके बावजूद भी स्टॉक लिमिट लगाई गई है। क्या समझा जाए इस डेवलपमेंट को या इस कदम को? सरकार के हिसाब से रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन उनका प्रोक्योरमेंट जो है वो काफी शॉर्ट रहा है, केवल 26 मिलियन टन पर प्रोक्योर कर पाए। और आने वाले साल में भी जो है एलनीना की जो तकलीफ है, जो एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है मौसम के बारे में, उसको लेते हुए भी जो है पैडी की भी जो है फसल जो है डाउट में पड़ गई है। इन सब चीजों के कारण जो है इस साल बाजार में गेहूं आई नहीं, जितनी जो है सरकार की अपेक्षा थी कि जो है इतनी बड़ी फसल है उसके सामने ना प्राइवेट रेट को मिला ना जो है सरकार को मिला। तो अच्छा है अगर जो है गेहूं बाजार में आ जाती है, लेकिन ये जो कदम उठाया है थोड़ी सी जल्दी उठाया है। नॉर्मली जो है अभी ये स्टॉक लिमिट लगी है मेरे ख्याल से 2008 के बाद इस साल लगी है, और स्टॉक लिमिट एक रिग्रेसिव मेथड है, कोई प्रोग्रेसिव मेथड नहीं है। एंड ये नॉर्मली एट द एंड ऑफ द सीजन या फेस्टिवल सीजन के आसपास लगाया जाता है। लेकिन ठीक है, सरकार ने लगाया है स्टॉक लिमिट और एक तरफ जो है ओएमएसएस सेल की भी जो है घोषणा कर दी है, जो एक अच्छा कदम है। लेकिन उन पे जो है कई तरह के उन्होंने राइडर्स लगा रखे हैं, जैसे कि कोई भी जन जो है शायद 100 टन से ज्यादा बिड नहीं कर सकता, जिससे जो है वापस एक स्पर्धा बन जाएगी उस गेहूं को जो है खरीदने के लिए। तो अब देखिए क्या होता है, कितना माल जो है फर्स्ट टेंडर में आता है उस पर निर्भर करेगा सब कुछ।
अच्छा। अच्छा अजय जी, एक चीज और बताइए, आपने कहा रिकॉर्ड उत्पादन तो था लेकिन बाजार में उतना माल आया नहीं, तो इसके पीछे कारण क्या रहे? किसान होल्ड कर रहे हैं, ट्रेडर्स जमाखोरी कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर हम मिलर्स की बात करें तो उनको क्या इजीली सप्लाईज मिल रही हैं? नहीं, सप्लाईज में जो है पिछले महीने से थोड़ी दिक्कत है। जितनी जो है अराइवल होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। लेकिन वी आर स्टिल एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन, तो ऐसे कोई ये नहीं है। कीमतें जरूर बढ़ी थी 4-6%, लेकिन सप्लाई इन कीमतों पे आ रही थी। और लेकिन बस हैरानी की ये बात थी कि सीजन के स्टार्ट में जो है सप्लाई श्रिंक हो गई थी, लेकिन इट वाज स्टिल सफिशिएंट। आगे जाके 3-6 महीने के बाद सप्लाई की बड़ी दिक्कत रहने वाली है। आज की तारीख में सप्लाई जितनी डिमांड है उतनी आ रही है बाजार में। ओके, तो यानी आगे सप्लाई की सिचुएशन टाइट हो सकती है। तो फिर ऐसे में मतलब बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है अजय जी। एक तरफ रिकॉर्ड उत्पादन, दूसरी तरफ पूरा माल बाजार में नहीं, तीसरी तरफ प्राइसेस ऊंचे बने हुए हैं, एमएसपी के ऊपर भाव हमने बनते हुए देखे हैं, और आगे अगर आप सप्लाई टाइट होने की सिचुएशन देख रहे हैं तो फिर ऐसे में तो प्राइसेस को लेकर व्यू क्या बन रहा है, कहाँ रहेंगे भाव? सेंटिमेंट एकदम डाउन है, क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो ओएमएसएस में माल निकालेगी। ओके, इनफैक्ट अजय जी से टेक्निकल खामी की वजह से कनेक्शन क्लियर नहीं है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन अनुज, आपका व्यू क्या है? आप सुन रहे थे अजय गोयल को भी, प्राइसेस को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या मान के चलें कि भाव ऊपर की तरफ ही रहेंगे वीट के? देखिए, सरकार ने जो प्रोक्योर किया था वीट, वो टारगेट से ज्यादा प्रोक्योर किया है। हालांकि हमने देखा था कि मार्च में जो मौसम में बदलाव हुआ था उसकी वजह से जो वीट की क्वालिटी थी वो थोड़ी सी खराब थी, मगर क्वांटिटी वाइज अगर देखेंगे तो हमने बम्पर क्रॉप अगेन आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले टाइम में भावों में थोड़ी बहुत तेजी का एक्सपेक्टेशन हो, जिसकी वजह से सरकार ने यहाँ पे स्टॉक लिमिट लगाई है। बट मेरा ये मानना है कि वीट में अभी फिलहाल कोई ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में सप्लाई है और सरकार सप्लाई कंटिन्यू करते हुए दिखाई देगी, तो मुझे लगता है कि जो भाव है वो सीमित दायरे में रहेंगे। हालांकि अगर हम नवंबर दिसंबर की बात करें ईयर एंडिंग में, तो हो सकता है कि वहां पर आपको भावों में तेजी देखने को मिले, तब हो सकता है कि भाव तेज रहे। बट फिलहाल मुझे लगता नहीं कि कुछ ज्यादा यहाँ पे लंबी तेजी आपको देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से सप्लाई यहाँ पे कंट्रोल रहेंगी, सप्लाई मंडियों में भरपूर रहेंगी, और उससे भावों को सपोर्ट भी आता हुआ दिखाई देगा, भाव एक रेंज में भी ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। अजय जी, तकनीकी खामी की वजह से आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। हम भाव पर बातचीत कर रहे थे, आप भाव कहां देख सकते? सरकार ने इनफैक्ट अगर 15 साल बाद ये कदम उठाया है तो डेफिनेटली प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए उठाया। पिछले एक महीने में हमने भाव 8-9% बढ़ते हुए देखे हैं। अब प्राइसेस कहां देखते हैं आप? दिल्ली जो मार्केट है वो कल सुबह 2480 था, और कल शाम तक जो है 2450 पे आके रुक गया इस न्यूज से। और मुझे लगता है ये 25-50 रुपया और भी घट जाएगा जब तक ओएमएसएस जो है खुलेगा। तो मुझे लगता है कि इस कदम से जो है करीबन 100 से 150 रुपए जो है बाजार डाउन चला जाए। ओके, अच्छा, यहां से 100-150 रुपए भाव नीचे आ सकता है। अच्छा, कितनी पॉसिबिलिटी है या कितना माल ट्रेडर्स प्रोसेसर्स के पास हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका तो है सरकार को भी कि ट्रेडर्स हो या प्रोसेसर्स हो, वो नोटिफाइड क्वांटिटी के मुकाबले ज्यादा होल्ड कर रहे हैं। अब इस पर आपकी कमेंट्स क्या हैं? अब मेरे ख्याल से सारे हिंदुस्तान में 10 या 20 ही जो है बड़े लार्ज स्टॉकिस्ट हैं, जो जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंस है। उनके अलावा एवरेज जो ट्रेडर के लिए लिमिट रखी है 3000 टन, वो काफी ठीक है। मतलब जो है, तो इन 10 या 12 लोगों के पास कितना स्टॉक है वही मार्केट में ज्यादा आने की उम्मीद है। बाकी तो जो है ट्रेडर्स कोई इंडिविजुअल बेसिस पे इतना स्टॉक नहीं लेके चल रहा है। ओके, चलिए, शुक्रिया अजय जी आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज सभी एस्पेक्ट्स पर देने के लिए। सप्लाईज हो या प्राइसेस हो, लेकिन प्राइसेस यहाँ से थोड़े हल्के जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगले 3 से 4 महीने जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सरकार ने एक मॉनसून को लेकर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उस फैक्टर को भी ध्यान में रखना होगा। और तूर और उड़द के बाद अब सरकार ने व्हीट पर स्टॉक लिमिट लगाई है और लगभग 15 साल बाद ये डिसीजन लिया गया है। चलिए, प्राइसेस पर तो बातचीत हुई, थोड़े से प्राइसेस यहाँ से हल्के होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाकी अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो ग्वार पैक में रिकवरी दिखी है एक करेक्शन के बाद। अनुज, क्या व्यू है आपका? ग्वारगम, ग्वार सीड दोनों पर हमने 10,000 के नीचे ग्वारगम के प्राइसेस स्लिप होते हुए देखे, अभी भी उसके नीचे ही है भाव, लेकिन थोड़ा सा रीबाउंड है।
जिस तरीके से मॉनसून ने स्पीड पकड़ी है उससे हमने काफी हद तक देखा है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी प्रभावित हुई है, जिसमें ग्वार टॉप पर है क्योंकि उसकी आगे मॉनसून के बाद उसकी बिजाई पे फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अच्छी बारिश होने की वजह से और टाइम से बारिश आई है अच्छी क्वांटिटी में, तो उससे काफी हद तक लग रहा है कि आगे जो इसकी बिजाई है वो अच्छी हो सकती है और उससे भावों को आगे प्रेशर आ सकता है और क्रॉप अगेन हम आती हुई देखेंगे। तो उसकी वजह से हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। हालांकि आज थोड़ा सा बाउंस बैक है, बट मुझे लगता है कि ये सैलून राइस का काउंटर रहेगा, तो करीबन 5200 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 5310 का स्टॉप लॉस लगाए, नीचे करीबन टारगेट 5050 से लेकर 5000 तक देखने को मिल सकता है। और ग्वारगा मुझे लग रहा है कि अगेन एक बार नीचे में 9800 9700 तक के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे सैलून राइट की स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिल सकती है ग्वारसीड ग्वारगा में। ओके, सैलून राइस की स्ट्रेटेजी ग्वारगम ग्वारसीड में अपनाएं, लेकिन मेटल्स में क्या करना है विकास से पूछ रहे थे। विकास, स्ट्रेंथ होल्ड कर रहे हैं कॉपर भी और साथ ही जिंक भी, दोनों में ही हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। एल्यूमिनियम भी उन्हीं लेवल्स के आसपास है। क्या व्यू बेस मेटल्स पर, खासतौर से कॉपर और जिंक? लोअर लेवल से एक बाउंस बैक मिला है और मेटल्स में थोड़ा सा तेजी का रुख अभी लग रहा है, कंसोलिडेशन टू तेजी का व्यू लग रहा है। तो कॉपर की प्राइसेस थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है ऊपर 728 729 का। तो जैसे 728 729 के ऊपर कॉपर निकलेगा तो 738 744 तक ये जा सकता है। नीचे सपोर्ट 720 718 का सपोर्ट जोन काम करेगा। जिंक ने अपने लोअर लेवल से 208 9 के लेवल से 216 तक का एक अभी रिसेंट में एक रनअप लिया है, तो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद अगर हम लोगों को डिप्स में 211 तक मिलता है तो जिंक में फिर से एक बाई का रुझान रहेगा। 211 के करीब हम लोग बाई कर सकते हैं। 209 का स्टॉप लॉस लगा के 217 218 के टारगेट के लिए हम लोग जिंक में प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं जिंक पर। 213 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए सबसे ज्यादा एक्शन आज यहीं देखने को मिल रहा है, कॉपर और जिंक में ही। चलिए, शुक्रिया अनुज और विकास आप दोनों का ही आने के लिए शो में, स्ट्रैटेजीज और व्यूज अपने देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।